नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। और मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई के मलाड इलाके में भीषण आग से तांडव। आपको बता दें, भीषण आग से हड़कंप मच चुका है मलाड इलाके की बहुमंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर। आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी। भयंकर आग की लपटों को आप देखिए। खबर सामने आ रही कि जिस इमारत में आग लगी उसमें कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखकर आप हैरान परेशान हो सकते हैं। बहुमंजिला इमारत होने की वजह से फायर ब्रिगेड को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारत 24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप देख किस तरीके से जो लोग उस बिल्डिंग में रहते हैं वो बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से अपने आप को बचा पाए। आप देख पा रहे हैं किस तरीके की जो बिल्डिंग है छज्जे से कूदने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोगों की भीड़ वहां पर आपको देखने को मिल रही होगी। हालांकि खबर ये भी सामने आ रही है कि फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। पूरी कोशिश ये की जा रही है कि इस आग के तांडव पर कैसे रोक लगाई जा सके। पूरी कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो बहुमंजिला इमारत में आग का तांडव। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और देखिए भयंकर आग की लपटों को। धुएं का गुब्बारा आसमान तक पहुंच चुका है। संदीप शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद, ये बताइए कि आग किन कारणों की वजह से लगी, क्या साफ हो पाया? किसी के हताहत होने की खबर सामने आई है क्या? देखिए, ये बड़ी आग फायर डिपार्टमेंट के माने तो ये बड़ी आग के तौर पर देखी जाती है। ये रिहायशी बिल्डिंग है और रिहायशी बिल्डिंग के उस माले पर आग जो लगी है वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक बहुत अच्छी खबर रही है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुछ 1-2 तस्वीरें पहले शुरुआती दौर में आई थी जो खिड़की से लटक कर लोग नीचे की तरफ उतर रहे थे, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की अब जो है 5 गाड़ियां आ चुकी है। 1 गाड़ी अभी मौके पर पहुंची है और बहुत युद्ध स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिशें तेजी से की जा रही है। संदीप, क्या और भी लोग इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं? उनको निकालने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? कितनी टीमें मौके पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, उस बिल्डिंग में चूंकि जैसे मैंने बताया कि रिहायशी इलाका है, काफी लोग मौजूद है और अगर आग पर काबू पाने में देरी हुई तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ा नुकसान जो है हो रहा होगा। लेकिन उस फ्लोर के सभी लोग कुछ खुद खाली करके जो रूम नीचे की ओर लौटे हैं और कुछ लोग जो है ऊपर टेरेस की ओर गए हैं। इस तरह की खबरें आ रही है। संदीप, कितने बजे के जी संदीप कितने बजे के करीब ये आग लगी थी? अभी अब से कुछ ही देर पहले, मतलब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की आग लगने की घटना है। और उसके बाद जो है पहले लोकल स्तर पर जो है कोशिश की गई आग पर काबू पाने की और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई है और लगभग जो है आग पर काबू पाने की कोशिश तेज होती जा रही है। अब जैसे मैंने बताया कि फायर डिपार्टमेंट से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि ये 1 नंबर आग, यानी जो सबसे बड़ी आग मानी जाती है उस तरह की ये आग है। आपको भी अगर हम देखें तो जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मलाड से तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहले पहुंची थी, 1 गाड़ी अभी पहुंची, 5 गाड़ियां आग को बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। और चलिए आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। शाबेरी में इमारत में भीषण आग लगी। 6 मंजिला इमारत के बेसमेंट में भीषण आग लगी है। इमारत के बेसमेंट में था लकड़ी का गोदाम जहां पर यह आग लगी है। दमकल की कई गाड़ी आग बुझाने में यहां पर जुटी हुई है। इमारत के बेसमेंट में लकड़ी का गोदाम था और ग्रेटर नोएडा के शाबेरी में भीषण आग की भयंकर लपटों को आप देखिए। 6 मंजिला इमारत के बेसमेंट में आग लगी। इमारत के बेसमेंट में लकड़ी का गोदाम था और देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही है। और देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोग भी इकट्ठा हुए, देर रात की तस्वीरें बताई जा रही हैं। बेसमेंट में भीषण आग लगी। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। लगी कड़ी मशक्कत के बाद कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, बदरुद्दीन अजमल के बयान पर सियासी घमासान मच चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। अजमल के बयान पर गिरिराज सिंह बोले कि अजमल और ओवैसी जैसे लोग नसीहत ना दे तो बेहतर होगा। ये पाकिस्तान चले जाते तो हमें गालियां नहीं देते। आप देखिए, गिरिराज सिंह का बयान सामने आ गया है। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर पलटवार उन्होंने किया। अजमल ओवैसी जैसे लोग पाकिस्तान अगर चले जाते तो हमको गालियां नहीं देते, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया।
और देखिए गिरिराज सिंह की इमेज भी फायर ब्रांड नेता जैसी है। वो लगातार ऐसे मसलों पर, ऐसे मुद्दों पर बड़ी मुखत्ता से अपनी बातें रखते आए हैं। और देखिए किस तरीके से उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अजमल और ओवैसी जैसे लोग ही हैं जो ऐसी बातें करते हैं और वो हमें नसीहत ना दें। और देखिए इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि बदरुद्दीन अजमल के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी बोला है हमला। बदरुद्दीन ने महिलाओं का अपमान किया। देखिए किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को बड़े ही मुखर्रदा से बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, फायर ब्रांड नेता लगातार उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और बदरुद्दीन के बयान पर अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटिया बयानबाजी की, क्या बातें कही, पूरी एक कम्युनिटी को गाली देने का काम किया है। उनको भारतीय परंपरा नहीं मालूम है, भारतीय परंपरा के खिलाफ है और ये बयान पूरी तरह सांप्रदायिक है, फ़िरका परस्त बयान है। जो शादी है, जो मैरिज है, वो कई बार ये कहना कि वो देर शादी करते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या क्या कह दिया उन्होंने। इस तरह की जहरीली ज़बान नहीं बोलनी चाहिए। इस पूरे समाज में इसको लेकर आक्रोश है, तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे बयानों से समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश न करें बदरुद्दीन अजमल। दरअसल एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने लव जिहाद को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर विवादित बयान दिया था। बदरुद्दीन ने कहा है कि इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा का नाम आ रहा है, अमित शाह के बाद आपका नाम आ रहा है, इसलिए आपको तो कोई कमी नहीं है। 4-5 लव जिहाद आप भी कर लो, ठीक है। हमारी मुसलमान बच्चियों को आप भगा के ले जाओ, उनको कहाँ रखोगे अब बता देना, हम वहां आपके लिए भी मिठाई लेकर आएंगे। हम आपसे झगड़ा करने नहीं आएंगे, आप अपने घर में मुसलमान बच्चियों को ले जाओ, भगा कर रखो, जितनी शरीर में ताकत है उतना लव जिहाद करो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपसे जंग नहीं लड़ेंगे, हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, उल्टा हम आपको मिठाई खिलाएंगे। हर जगह से उनको नौकरियों से डिप्राइव कर रहे हैं, उनके दूसरी चीज़ों में, बिजनेस के मामले में उनको डिप्राइव कर रहे हैं, उनके रहन सहन में डिप्राइव कर रहे हैं, उनके रास्ता घाट नहीं बना के दे रहे, उनके लिए स्कूल नहीं दे रहे, उनके लिए हॉस्पिटल नहीं दे रहे, उनके लिए यूनिवर्सिटी नहीं दे रहे, उनके लिए कॉलेज नहीं दे रहे। उनके लिए मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज कर्नाटका में क्या हुआ, एक हिजाब का मसला हुआ, 22 साल में शादी कर लेते हैं। लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और तो बदरुद्दीन के बयान को आपने सुन लिया। अब इस बयान के बाद लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही। केशव प्रसाद मौर्य ने इस बयान को लेकर क्या कहा, आप सुनिए। नहीं तो जो गलत करेगा मुकदमा तो दर्ज होना ही चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। बातें करते समय उनका एक ही रहता है कि वो कभी जब ताकत होती है तो लोगों को सताने का काम करते हैं या अथवा जहर उगलने का काम करते हैं। तो कोई अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा जो भाषा असंसदीय है, महिलाओं की मर्यादा के खिलाफ है, तो उसमें कोई मुकदमा लिखा गया तो कोई गलत नहीं है, उसकी जांच होगी और जो भी उसमें दोष पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। हमने आपको सुनाया किस तरीके बड़े बयान दिए जा रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, इस बात का जिक्र हो रहा है कि महिलाओं का अपमान किया गया है एआईयूडीएफ के चीफ की तरफ से। तो बयान आपने सुन लिया और इसके बाद आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, वो भी आपने सुना। अब आपको सीधे लिए चलते हैं, संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। Procedure. It has become an issue of common occurrence, a new normal as far as Congress party is concerned. बंधुगण, रावण के विषय में सुना था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय मोदी जी को रावण कह के संबोधित किया था। तो एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और कर्नाटक के दिग्गज नेता बीएस उगरप्पा जी ने मोदी जी को अभी भस्मासुर कहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी भस्मासुर हैं और पूरे हिंदुस्तान को और बच्चों के भविष्य को, वो भारतवर्ष को भस्म करने में लगे हुए हैं, उसे
डिस्ट्रॉय करने में, उसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं और एक असुर हैं, भस्मासुर है। आप सोचिए किस प्रकार का भाषा है ये। भस्मासुर, अपने प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना। बंधुगण, आज अखबार में एक बहुत ही सुखद खबर है। G20 चल रहा है और G20 के पूरे इस प्रकरण के आरंभ में ही यूएस के राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन साहब ने कहा है कि मैं अपने दोस्त मोदी के साथ खड़ा हूं और G20 में जो भी समर्थन हमारा रहेगा हम सब मिलकर आगे काम करेंगे। एक तरफ पूरा विश्व, द होल ग्लोब स्टैंड्स विथ नरेंद्र मोदी, एक तरफ पूरा विश्व आज मोदी जी का लोहा मान रहा है और किस प्रकार से हम अपने प्रधानमंत्री को लेकर आगे बढ़ें, इस पर पूरा विश्व आज चिंतन कर रहा है। मगर उसी समय कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मोदी जी के लिए यह अपने आप में बहुत ही दुखद है और चिंतनीय है। रावण खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खुद के बहुत निकट के पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के, और याद होगा आपको, ये सांसद वो हैं जिन्होंने गलती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना माइक ऑन रख लिया था, बीएस उग्रप्पा साहब ने, और उसमें कांग्रेस के सारे काले कारनामे मीडिया के सामने उजागर हो गए थे। गलती से पीसी से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो बोल रहे थे कि ये डीके शिव कुमार तो 100 करोड़ रुपए ले गया है, मगर फलाना फलाना ये तो कमीशन खाता है। ये सारी चीजें उनकी खुद के पीसी में रिकॉर्ड हो चुकी। तो ये वो बीएस उग्रप्पा जी हैं जिन्होंने अब मोदी जी को भस्मासुर कहा है। रावण कह लिया, दुर्योधन कह लिया, भस्मासुर कह लिया, मोदी नीच इंसान है यह भी कह लिया, मोदी यमराज है यह भी कह लिया। सोनिया जी ने तो खुद कहा था मोदी जी मौत का सौदागर हैं। मोदी जी को कॉकरोच कह लिया, मोदी जी को चूहा कह लिया, नपुंसक कह लिया, औकात दिखा देंगे गुजरात में यह भी कह दिया है और चोर भी कह दिया है। पूरी फहरिस्त है मेरे सामने, मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि 100 गाली पूरे हो चुके हैं। 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है। अब समय आ चुका है जब गुजरात की जनता और हिंदुस्तान की जनता, जो जनार्दन है, जनार्दन माने कृष्ण है, जनता ही कृष्ण है, जनता ही जनार्दन है। अब हम आह्वान करते हैं जनता से, जनार्दन से और कृष्ण से कि वो लोकतंत्र रूपी चक्र धारण करके ऐसी पार्टी का लोकतांत्रिक रूप से समापन करे। 100 गालियां कांग्रेस ने दे दिया है, 100 गालियां गिनती के साथ, रावण, दुर्योधन, भस्मासुर, चोर इत्यादि कहते हुए, मौत का सौदागर। 100 गालियां पूरी हो चुकी है। अब जनता जनार्दन, जनता ही कृष्ण है और भगवान कृष्ण बन के जनता अब सुदर्शन उठा करके, लोकतांत्रिक सुदर्शन उठा करके, लोकतांत्रिक तरीके से ईवीएम के माध्यम से गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में जवाब देगी कि गाली देने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है। कोविड में वैक्सीन देने वाला बड़ा होता है। वो व्यक्ति कभी भस्मासुर हो ही नहीं सकता है जिसने 80 करोड़ जनता को राशन दिया। गुजरात में 4 करोड़ लोगों को राशन दिया है। वो व्यक्ति कभी भी भस्मासुर नहीं हो सकता है जिसने गुजरात के अंदर 11 लाख लोगों को आवास योजना के माध्यम से आवास देने का काम किया है। वह व्यक्ति कभी भस्मासुर नहीं हो सकता है जिसने गुजरात के सौराष्ट्र में जहां पानी की कमी थी, वहां मां नर्मदा से प्रार्थना करते हुए मां नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र में पहुंचाया और सौराष्ट्र को सिंचित करने का काम किया है, पल्लवित करने का काम किया है। वह कभी भी असुर नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति कभी भी असुर नहीं हो सकता है जिसने बिजली और हर घर नल योजना के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों के हृदय को छूने का काम किया है। इसलिए वह भस्मासुर नहीं हो सकता। मगर आज मुझे कहते हुए आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शब्दकोश में केवल और केवल गाली है। बंधुगण, एक यह विषय था और दूसरा विषय भी उतना ही संगीन है और दूसरे विषय को जरा तफसील से मैं रखूंगा ताकि आप सब इसे पूरी तरीके से समझ सकेंगे। ये केजरीवाल जी और ये मनीष सिसोदिया जी जो हैं दिल्ली में, ये जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस प्रकार से कहानी के माध्यम से झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं,
ये हम सब जानते हैं। अभी चंद दिनों पहले केजरीवाल जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट मिल गया है, और ये जो एक्साइज पॉलिसी वाला घोटाला है ये कोई घोटाला नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने और ईडी ने मनीष सिसोदिया जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्जशीट नहीं किया है। मैं अब 5 मिनट लूंगा और मगर पूरी तरह से ये जो झूठ अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं उसको यहां पर पर्दाफाश करूंगा और बिल्कुल बताऊंगा कि क्यों ये झूठ है, और आने वाले समय पर गाज क्यों मनीष सिसोदिया जी पे गिरेगी ये मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा। जो एक्साइज पॉलिसी को स्टडी किया हुआ है, जिस व्यक्ति ने और जिन लोगों ने एक्साइज पॉलिसी को करीब से देखा है, उनके मन में किसी प्रकार का डाउट या संशय नहीं है कि गाज तो मनीष सिसोदिया जी जो कि एक्साइज मिनिस्टर रहे हैं और जिनके तत्वावधान में, जिनके गाइडेंस में ये पॉलिसी बनी है, गाज तो गिरेगा ही गिरेगा और वो कानून के आगे पेश होंगे ही होंगे। ऐसा क्यों है इसके विषय में बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मगर कुछ आज खुलासा करूंगा। पहले भी बीजेपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आप जानते हैं कि ये 32 पेज का एक रिमांड नोट है। ये जो 32 पेज का रिमांड नोट है, ये आज से कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले, एक अमित अरोड़ा, आप जानते हैं ये जो पूरा का पूरा शराब घोटाला हुआ, उसमें अमित अरोड़ा एक व्यक्ति है जिसने पैसा लिया, पैसा दिया, ये सारा काम अमित अरोड़ा ने भी किया है। तो इस अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद हमें अमित अरोड़ा का रिमांड क्यों चाहिए, तो ईडी ने कोर्ट में ये सारा डॉक्यूमेंट रखा था कि क्यों चाहिए। तो उस डॉक्यूमेंट में जो 32 पेज का है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ये स्पष्ट करता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो एक्साइज पॉलिसी में इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनगोइंग है। नंबर 1, वो चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। नंबर 2, वो संगीन है, जो आरोप उसमें हैं वो बहुत ही संगीन है, और इतने सारे तार आके मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करके एक होलसम, मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट मनीष सिसोदिया पे फुल प्रूफ तरीके से तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, मगर वो फुल प्रूफ होगा। अभी सीबीआई ने और ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया वो उन लोगों के खिलाफ था जो लोग गिरफ्तार थे या जिनको रिमांड में लेना था, जैसे कि किसको कस्टडी में रखा हुआ है, इनकी कस्टडी एक्सटेंड करनी है तो एक टाइम लिमिट होता है, उसके अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना पड़ता है, तभी आप उनको ज्यादा दिन रख के और पूछताछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ लोगों के खिलाफ 5-6 लोग जो गिरफ्तार थे, जो अंदर थे, जिनमें विजय नायर मनीष सिसोदिया का राइट हैंड है, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, और ऑफिशियल बंगलों में, ये जो विजय नायर है ये ऑफिशियल बंगलों में, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के बंगलों में रहते थे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का बंगलो भी दिया हुआ था, तो उसमें रहते थे। ये लोग सब गिरफ्तार थे, तो चार्जशीट में इन लोगों का नाम है। इन सबके तार मनीष सिसोदिया से जुड़ रहे हैं। इसमें कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, एक तो मैंने जो बार बार कहा आपको कि मनीष सिसोदिया जी इससे छूट नहीं सकते हैं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। आप इसमें 2-3 बातें मैं मार्क करूंगा, आप इसको याद रखिएगा। पहला, मैं कुछ तारीख बताऊंगा, पत्रकार सामने लिख रहे हैं, वो तारीख जरा आप लिख लेंगे क्योंकि इजी रहेगा। इसमें लिखा हुआ है कि एन FIR नंबर सो एंड सो डेटेड 17/8/2022 was registered by CBI ACB न्यू दिल्ली अगेंस्ट श्री मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया जी का नाम पहली बार आता है कि 17 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के नाम पे एक FIR दर्ज हुआ और ये CBI और ACB न्यू दिल्ली ने किया है। नंबर इत्यादि दिया हुआ है, मैं डिटेल में नहीं जाता हूं। पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम, डेट याद रखिएगा क्योंकि कुछ खुलासा हम करने वाले हैं 17 तारीख को। उसके बाद आप देखिएगा दूसरे पन्ने पे फिर से मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है और 4th पैराग्राफ में कोर्ट में सबमिट किया हुआ रिमांड कहती है कि द OM मतलब ऑफिस मेमो, द OM discloses that Shri Manish Sisodiya, Deputy Chief Minister GNCTD of Delhi,
Shri Arva Gopi Krishnan, then Commissioner Excise, GNCTD Delhi, and Shri Anand Tiwari, then Deputy Commissioner Delhi, Shri Pankaj Bhatnagar, Assistant Commissioner of Delhi, were instrumental in recommending and taking decisions pertaining to excise policy for the year 21-22 without approval of competent authority, with an intention to extend undue favors to licensees. तो मनीष सिसोदिया का नाम नंबर 1 पे आता है, बाकी कुछ लोगों का नाम आता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 21-22 में एक ऐसा एक्साइज पॉलिसी तैयार किया जिसमें अनड्यू बेनिफिट कुछ लोगों को मिल सके, उसके लिए एक षड्यंत्र रचा गया। तो इस कस्टडी नोट में भी मनीष सिसोदिया जी का नाम मौजूद है। 2 तारीख फिर आप याद रखेंगे इसमें। एक तारीख है 20/7/2022, जब श्री विनय कुमार सक्सेना, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया था और एक लेटर लिखा था कि इस पर केस होना चाहिए। और 22/7/2022, 2 दिन के बाद इस पे FIR रजिस्टर किया गया। अर्थात ये जो पूरे मामले पर FIR रजिस्टर करने का काम पहली बार 22/7/2022 को हुआ। तीसरी बार इसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है, दूसरे पेज में ही आता है। इसमें लिखा जाता है, बहुत लोगों का नाम है और आगे आता है, दीज पीपल आर क्लोज एसोसिएट्स ऑफ श्री मनीष सिसोदिया एंड एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एंड डाइवर्टिंग दी अनड्यू पेक्यूनरी एडवांटेजेस कलेक्टेड फ्रॉम लिकर लाइसेंसीज टू एक्यूज्ड पब्लिक सर्वेंट्स। इसमें अमित अरोड़ा का भी नाम है, दिनेश अरोड़ा का नाम है, अर्जुन पांडे का नाम है। ये सारे लोग ये पैसा इकट्ठा करते थे और पैसा इकट्ठा करने के बाद ये आगे इस पैसा को बढ़ाते थे। और इस पूरे प्रकरण में मनीष सिसोदिया जी का एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ये सारे लोग मनीष सिसोदिया के क्लोज लोग हैं। ये भी आप कस्टडी नोट में देख सकते हैं। फिर एक तीसरे पन्ने पर आता है कि इट इज रिवील्ड दैट द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी वाज अ डिवाइस क्रिएटेड बाय द लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी। ये एक डिवाइस था जो लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी ने क्रिएट किया था टू रिसीव किकबैक्स लेने के लिए, घूस लेने के लिए और पैसे पाने के लिए एक डिवाइस क्रिएट किया था। तो ये लीडर्स कौन है मैं भविष्य में बताऊंगा आपको। अब आप आगे देख सकते हैं, इसमें आता है GOM, ये पेज नंबर 5 में है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसके अंतर्गत ये पूरी एक्साइज पॉलिसी बनी वाज हेडेड बाय हुम? मनीष सिसोदिया। तो ये पूरा जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जिसके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा था, तो उसके हेड मनीष सिसोदिया है। तो स्वाभाविक है, जब गलती आप करते हैं तो आपका जो हेड होता है, जिसके निर्देश पाकर आप गलती करते हैं, तो हेड के ऊपर ये सारा विषय जाता है। तो मनीष सिसोदिया जी का नाम दोबारा आता है GOM के माध्यम से। कई जगह इसी प्रकार आप देख सकते हैं, मैं आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि विषय पे आना है मुझे। कई जगह और GOM और मनीष सिसोदिया का नाम पेज नंबर 10 पे भी आता है कि GOM वेंट अगेंस्ट द सजेशंस ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी एंड द पब्लिक कमेंट्स। तो एक्सपर्ट कमेटी के खिलाफ में गया और पैसा पाने के उद्देश्य से मैलिफाइड इंटेंशन के माध्यम से मनीष सिसोदिया ने काम किया। यहां भी मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है। आगे भी पेज नंबर 12 में मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है कि पहले कैसे केवल 2% दिया जाता था कमीशन। मनीष सिसोदिया जी के कहने पर 12% कमीशन दिया जाने लगा और इसका एक बड़ा चंक जो है ये 6% घूस के रूप में आम आदमी पार्टी को ही और मनीष सिसोदिया जी के कहने पर यह होता था। यह भी कस्टडी नोट में मेंशन्ड है। तो कहने का तात्पर्य है कि कस्टडी नोट में ये सारी चीजें मेंशन है और कैसे उसके कारण 2873 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ, यह भी मेंशन है। ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने किए हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब मैं आपको एक टाइमलाइन बताऊंगा और उसके बाद कुछ दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या किया मनीष सिसोदिया ने। टाइमलाइन आप नोट करिए। ये जो एक्सपर्ट कमिटी है वो बनती है 4 सितंबर 2020 को, कैसा होना चाहिए एक्साइज पॉलिसी। उसके बाद ये एक्साइज पॉलिसी जो थी उन्होंने रिपोर्ट अपना सबमिट किया 13 अक्टूबर 2020 को। ये रवि धवन जी की एक्सपर्ट कमेटी थी। फिर 31 दिसंबर 2020 को ये पूरा रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी की पब्लिक के सामने प्लेस होती है कि पब्लिक